वाला गुड मॉर्निंग। डाइवोर्स वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू था, उसमें हम कुछ पार्ट पढ़ चुके थे, कुछ हमारा पेंडिंग है। आई थिंक हमने कल पढ़ा था इला, जिहर और लियन, लास्ट वाला जो पार्ट था, यही पढ़ा था ना? यस सर। नेक्स्ट हमारा जो है वो फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवोर्स, जो फिफ्थ है हमारा, वो है खुला। खुला का मतलब होता है टू पुट ऑफ। पुट ऑफ किस सेंस में कि वो वाइफ जो है ये डाइवोर्स एक तरह से परचेज करती है। वाइफ जो है अपने राइट, हस्बैंड जो है वो अपने राइट और अथॉरिटी जो है ओवर एज वाइफ, वो उनको पुट ऑफ कर देता है कि मैं उसके मेरे ऊपर मैं कोई राइट नहीं रखना चाहता उनके ऊपर। इन लॉ खुला मींस लेइंग डाउन अ हस्बैंड ऑफ हिज राइट एंड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ। अब क्या करना है, वाइफ क्या करेगी कि वो कहती है कि ठीक है, आप मतलब मैं भी साथ नहीं रहना चाहती। एक तरह से माने तो म्यूचुअल कंसेंट का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें परचेजिंग होती है। बाकी जितने भी डाइवोर्स हैं उसमें डोवर देना होता है हस्बैंड ने वाइफ को। इस केस में क्या होता है, वाइफ जो है अपना डिवोर्स परचेज करेगी, हस्बैंड को कहेगी कुछ पैसे ले लो लेकिन इससे पीछा छुड़वाओ। तो हस्बैंड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करना। खुला इज इन फैक्ट राइट ऑफ डाइवोर्स परचेज्ड बाय वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड। अब वो क्या करती है, वो खुला ऑफर कर देती है कि मैं आपको पैसे दे दूंगी लेकिन मुझे इस जो रिलेशन है ना हमारा, इसको डिजोल्व कर, जो हमारी मैरिज डिजोल्व कर, मुझे डोवर नहीं चाहिए, मैं आपको बदले में पैसे दे रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं खुला। उसको जो भी ऑफर है, खुला ऑफर देना है कि मैं इतने पैसे दे के भी मैं आपसे पीछा छोड़ना चाहता हूँ तो मैं मतलब डिजोल्व करा सकती हूँ मैरिज। तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को ऑफर करती है अपनी मैरिज डिजोल्व कराने के लिए। अब डिपेंड करता है हस्बैंड के ऊपर ही कि वो माने ना माने, क्योंकि हम कह रहे हैं ना पावर जो है हस्बैंड की पास होती है डाइवोर्स। तो वो तो सिर्फ ऑफर कर रही है, और वो ऑफर जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक वो ऑफर जो है कंप्लीट नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा। तो पावर तो हस्बैंड के हाथ में ही है। अब हस्बैंड चाहे तो उसको इग्नोर कर सकता है, हस्बैंड चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट करके उससे डिवोर्स ले सकता है। हाँ भाई ठीक है, वो एग्री कर जाए, इतने पैसे मुझे दे दो, मैं ठीक है डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देता हूँ, मैं डाइवोर्स ले लेता हूँ। तो इसे हम कहते हैं खुला। खुला इज अ डाइवोर्स विद द कंसेंट एंड एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। इसमें वाइफ की कंसेंट होती है, तो वाइफ ही मतलब उससे एग्रीमेंट करना चाहती है, इन विच शी गिव्स और एग्रीमेंट टू गिव ए कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर रिलीज फ्रॉम द मैरिज। वो अपनी इस मैरिज को डिजोल्व करना चाह रही है और इसके लिए वो हस्बैंड को ऑफर करती है कोई भी कंसिडरेशन, वो पैसे देना चाह रही है, कोई प्रॉपर्टी देना चाह रही है कि इसके बदले मुझे ये चाहिए कि डिवोर्स हो जाए हमारा। अगर हस्बैंड उस पर एग्री हो जाता है तो हम इस डिवोर्स को कहेंगे खुला, KHULA, खुला। इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि द ऑफर मस्ट देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम वाइफ। वाइफ जो है वो ऑफर करेगी, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद कंसिडरेशन फॉर रिलीज। एग्रीमेंट किस चीज का होगा, एग्रीमेंट होगा रिलीज फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ मैरिज विद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन लेगा हस्बैंड और उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो जितनी बाउंडेशन है उससे रिलीज कर देगा मैरिज की बाउंडेशन जो है। ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय हस्बैंड, हस्बैंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो तीन एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमें समझने के लिए कि वाइफ ऑफर करेगी, हस्बैंड उसको एक्सेप्ट करेगा। कंडीशन क्या होंगी कि उस जो बाउंडेशंस हैं मैरिज वाली, उनको डिजोल्व करने के लिए वो कुछ कंसिडरेशन पे करेगी वाइफ। इसको हम कह रहे हैं खुला। वो अपना परचेज कर रही है अपना डाइवोर्स। जनरली डाइवोर्स में क्या होता है मुस्लिम लॉ में कि डोवर देना होता है हस्बैंड को। हस्बैंड जो है डोवर भी देगा, उसके बाद अगर डाइवोर्स होता है या वो जुडिशियल सेपरेशन में है तो उनका मेंटेनेंस भी पे करना होता है। लेकिन जो डोवर उन्होंने डिसाइड कर दिया था बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज, वो डोवर उन्हें पे करना होता है, ये जनरल। लेकिन खुला में क्या होता है, थोड़ा सा अपोजिट। डोवर के साथ इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करनी, डोवर जो पे कर चुके हैं वो पे करना है, या आगे जो बच गया वो देना। डोवर एक अलग सीन है। लेकिन इसमें वाइफ जो है वो कंसिडरेशन के लिए को देती है, उनको परचेज करती है अपना कि ठीक है डोवर हो सकता है वो मना कर दे कि डोवर मुझे मत देना, या डोवर मुझे दे देना, डोवर के एडिशनल में आपको 1 लाख रुपए और दे देते हैं।
डोवर भी रख लो आप और 1 लाख रुपए मैं दे देती हूँ, लेकिन इस मैरिज को डिजोल्व कराओ। तो वो होता है उनका खुला, डाइवोर्स बाई खुला। नेक्स्ट है हमारा डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट। इसको हम हाँ जी। सर जो खुला डाइवोर्स होता है उसमें कोई अमाउंट तो फिक्स नहीं होती ना, वो तो उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट कह रहे हैं। ओके सर। नहीं तो हम सीधा सीधा अब जितने पैसे हमने फिक्स कर रखे कोर्ट ने या मान लो मुस्लिम लोगों ने, तो सीधे पकड़ो अपना कर लो, परचेज वाला सीन ही नहीं। एग्रीमेंट वर्ड हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं जिस भी अमाउंट। ओके सर। डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट जो होती है ये भी बड़ा ऐसे देखें तो सबसे सिंपलेस्ट हो सकता है और सबसे मुश्किल भी हो सकता है। तो जो म्यूचुअल कंसेंट वाला सीन है उसको हम कहते हैं मुबारत, MUBARAT, मुबारत मुस्लिम लॉ। अब इसमें क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट हमें पता है कि म्यूचुअल कंसेंट का मतलब दोनों एग्री हो जाएं, हस्बैंड और वाइफ डिजायर सेपरेशन, तो वो अपनी दोनों फ्री कंसेंट से वो लेटर पे साइन कर दें या जो भी डॉक्यूमेंट उस पे साइन करते हैं, डाइवोर्स ले लें। इन दिस डाइवोर्स ऑफर में भी आइदर फ्रॉम साइड ऑफ वाइफ और हस्बैंड, कोई भी ऑफर कर सकता है कि हमें डाइवोर्स तो लेना ही है, जुडिशली सेपरेट रह रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मनाना और बाद में म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं तो उसके बाद वो कंसेंट ले लें, डाइवोर्स दे देना, और वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हुआ है। अब अगर एक बार म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो गया तो वो डाइवोर्स इररिवोकेबल होगा, टूटेगा नहीं, इररिवोकेबल हो गया। और इररिवोकेबल हुआ तो वही पोजीशन लेडी के पास होती है, अगर कंज्यूमेशन हुआ है तो वही उन्हें इद्दत पीरियड से निकलना होगा, अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ तो इमीडिएटली रीमैरिज कर सकती है। तो वही सिचुएशन जो एक नॉर्मल डाइवोर्स में होती है वही म्यूचुअल कंसेंट है। म्यूचुअल कंसेंट मींस बाय कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। शुरुआत कोई भी कर सकता है एक दूसरे को एग्री करने के लिए, लेकिन वो फाइनली जो कोर्ट में पहुंचे हैं या फिर सोसाइटी के सामने पहुंचे हैं तो दोनों म्यूचुअली एग्री हैं कि हमें तलाक दी। इसको हम कहते हैं मुबारत। लास्ट हमारा जो काइंड है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डाइवोर्स। जुडिशियल डाइवोर्स वाला हमारा लास्ट पार्ट बच गया है। पहले क्या होता था कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा है उसमें ये है कि वाइफ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तलाक कौन देगा, सिर्फ हस्बैंड, वाइफ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। लेकिन मुस्लिम लोग कहते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि मुस्लिम लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें वाइफ जो है तलाक ले सकती है, वाइफ के पास तलाक की पावर है, जिसको हम कहते हैं फास्ट, FAST, फास्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ फास्क में क्या होता है, फास्क का मतलब होता है रियल में कैंसिलेशन, अबोलिशन और रिवोकेशन ऑफ रिलेशन। कैंसिलेशन ऑफ मैरिज या कैंसिलेशन ऑफ रिलेशन या अबोलिशमेंट या रिवोकेशन, उस रिलेशन को खत्म कर देना होता है फास्क। और फास्क में क्या होता था कि वो वाइफ के पास कैसे है, अगर हम लेजिस्लेटिव लॉ में ना जाएं, क्योंकि लेजिस्लेटिव लॉ 1939 में आया है मुस्लिम लॉ का, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। उससे पहले की सिचुएशन है कि पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली हस्बैंड के पास ही पावर होती थी, लेकिन फास्क एक ऐसी डॉक्ट्रिन थी जिसमें वाइफ को भी प्रोविजन है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसमें क्या होता था कि मुस्लिम वाइफ जो है वो अप्लाई करेगी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ फास्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब इस फास्क में क्या होता है कि एक ही सिचुएशन में वाइफ जो है वो जा सकती है तलाक के लिए, शुरुआत कर सकती है, उसमें हस्बैंड की पावर नहीं चलती। वो है कि मैरिज इर्रेगुलर हुई हो। सिर्फ एक ही सिचुएशन में वाइफ को प्रोविजन प्रोवाइडेड थे कि अगर मैरिज जो हुई है उसकी वो इर्रेगुलर मैरिज थी, तो उस केस में वो तलाक के लिए जाएगी तो थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ फास्क वो जा सकती है। उसमें हस्बैंड जो है वो प्रीवेल नहीं करता, वाइफ शुरुआत कर सकती है। अब इरेगुलर कैसे हुई, जैसे कि प्रोहिबिटेड रिलेशंस में हो गई है मैरिज या फिफ्थ मैरिज हो गई है, तो वो मैरिज जो इरेगुलर की कैटेगरी में आती है। इरेगुलर मैरिज के केस में वाइफ जो है वो तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड से, लेकिन ओवरऑल हमने ये पढ़ा कि डाइवोर्स की पावर जो है वो हस्बैंड के पास होती है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ फास्क कहता है कि वाइफ के पास ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कंडीशन में है, वो है कि वाइफ जो है, जो मैरिज हुई है वाइफ की, वो इरेगुलर मैरिज हुई। अब इस इरेगुलर मैरिज में वाइफ जो है तलाक के लिए जा, लेकिन ये सिचुएशन जैसे कि डॉक्ट्रिन थी, बहुत सारे ज्यूरिस्ट लोग थे, उन्होंने इसको कहा कि ये गलत है, ये अगेंस्ट द मुस्लिम लॉ है,
मुस्लिम लॉ तो कहता ही नहीं कि लेडी जाएगी तलाक लेने के लिए, तलाक की पावर तो सिर्फ हस्बैंड के पास है। तो फास्ट को उन्होंने बहुत सारी जगह गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाइफ को कोई प्रोविजन नहीं है, वाइफ राइट प्रोवाइड नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन क्लियर कब हुई? क्लियर हुई जब ये लेजिस्लेटिव लॉ आ गया 1939 में, जो एक्ट आया रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी कि जो फास्ट पहले होता था अब भी है। अब वो यूज कैसे होने लगे कि उन्होंने प्रोविजन बना दिया जिसमें वाइफ को प्रोविजन प्रोवाइड है कि वो कब तलाक लेने जा सकते। अगर हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि वाइफ किन किन सिचुएशन में तलाक ले सकती है। तो ये तो ओवरऑल एकदम अपोजिट हो गया। अब तक हम पढ़ रहे थे कि हस्बैंड के पास ही पावर है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में सारे के सारे प्रोविजन वाइफ को भी प्रोवाइड है, वाइफ को प्रोवाइड है। वाइफ जो है तलाक के लिए जा सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड के पास ही पावर है, उनके पास भी पावर है। वो पढ़ेंगे हम कि जिसको हम कहते हैं जुडिशियल डाइवोर्स। जुडिशियल डाइवोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डाइवोर्स हमें थ्रू जुडिशरी मिले हैं। जुडिशरी कब देती है? जब वो की कोई ना कोई प्रोविजन हो लेजिस्लेटिव लॉ में लिखा गया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं जुडिशियल डाइवोर्स। और जुडिशियल डाइवोर्स में 9 काइंड्स लिखी हुई है, 9 कंडीशंस लिखी हुई है, जिसके बेसिस पे वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। जिसमें पहला है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, जिसको हमने हिंदू लॉ में पढ़ा हुआ डिजेप्शन टाइप। डिजेप्शन पढ़ा था, ध्यान है डिजेप्शन क्या होता है? सर जहाँ पर अपनी मर्जी से कोई अलग रह रहा हो, नहीं, बिना किसी रीजन, बिना किसी कंसेंट के उसके वाइफ की। और डेजर्शन ना, राइट? हाँ, डेजर्शन में वो छोड़ के चला गया है कपल, कोई भी एक पार्टनर, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, या उसकी कंसेंट के उसके पार्ट फॉर मोर देन 2 years डेजर्शन में वो छोड़ के चला गया पार्टनर। डिजेप्शन जो है दोनों में से कोई भी पार्टनर बिना किसी मतलब कम्युनिकेशन के एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब ही हो गए, वो हो सकता है उसी छत के अंदर रहता हूँ, सेम हाउस में रह सकते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते, एक दूसरे के साथ मैरिटल रिलेशन नहीं है, लेकिन वो रहते हैं एक ही छत के अंदर, तो भी डिजेप्शन हो सकता है। और डिजेप्शन के लिए मिनिमम 2 years होने। ठीक है, कई बार क्या होता है मिक्सिंग हो जाती है डिजेप्शन को लेके और अनहर्ड फ्रॉम 7 years को लेके, तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। डिजेप्शन का मतलब है आपके कम्युनिकेशन नहीं होता, मैरिटल रिलेशंस जनरेट नहीं होते, 2 साल तक वो साथ रहते हैं लेकिन बात नहीं करते, एक ही छत के अंदर रहते हैं, एक ही फैमिली के साथ रहते हैं, पूरी ज्वाइंट फैमिली है वो। भी है ना कि जो अगर दूसरा वाला चाह रहा है कि मेरे पास वापस आ जाए, तो सेक्शन 8 लगा के मतलब कोर्ट में अपील कर लेगा। सेक्शन 9 RCR, सॉरी, हाँ वो कर सकते हैं। डिजेप्शन अगर जैसे याद रखना चाहो ना, तो हम ये मानते हैं कि जैसे कि हम LLB करा करते जब हम कहते थे कि डेजर्ट में चला जाना। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, कोई नहीं है वहाँ, अब अकेला रह गया बंदा, और अकेला कितने टाइम तक? 2 साल तक रह सकता है, वो दोबारा फिर शादी कर ले तो डाइवोर्स ले सकता है 2 साल बाद डिजेप्शन की ग्राउंड। तो ये भी सेम वैसा ही है। एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड जो है वो मैरिटल रिलेशंस में ना रहे, वो कब तक ना रहे? इसमें जो टाइमिंग है वो है 4 साल। इफ द हस्बैंड इज नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। अब इसमें डिजेप्शन में और अनहर्ड फ्रॉम 7 years और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है कि हस्बैंड जो है वो अब्सेंट हो जाएगा वहां से, उसका नहीं पता। अनहर्ड फ्रॉम 7, जो 7 years अब हम पढ़ रहे थे, अब इसमें है वो अनहर्ड फ्रॉम 4 years, 4 साल तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो उस सिचुएशन में वाइफ जो है डाइवोर्स के लिए जा सकती है। अब हस्बैंड की पावर यूज नहीं कर रहे हैं, वाइफ अपनी राइट्स में। सर कंजुगल राइट्स में अगर लड़की बोलती है मेरे साथ इक्वलिटी करते हैं, आना चाहती इसके पास में, क्या कोर्ट उसको जबरदस्ती थोड़ी, जबरदस्ती क्या उसको? जबरदस्ती नहीं होती, जबरदस्ती नहीं होती उसमें भी, उनको टाइम भी दिया जाता है। प्रैक्टिकली कुछ अलग सीन होता है। अगर हम बुक किस की बात करें तो आप अपना, आपका राइट बनता है कि RCR के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर वो अपनी एविडेंस देती है कि जी मुझे रोज मारता पीटता था, ड्रिंक करके आता है, मुझे मेरे घर वालों से नहीं बात करने देता, या मेरे फोन चेक करता है, कुछ भी जो रीजन रहा उनका अलग होने का, जुडिशियल सेपरेट होने का, और वो सारे एक्सक्यूज वो कह रहा है कि ये जी मैं कसम खाता हूँ मैं कभी ड्रिंक करके नहीं आऊंगा, अगर मैं ड्रिंक करके आया तो मुझे जेल में डाल दिया जाए।
और कोई चीज जो कि मैं उसको इरिटेट करता हूँ या मैं उसको घर वालों से बात नहीं करने देता, ठीक है मेरा टाइम बाउंड कर दिया जाए कि दिन में वो बात करना चाहे कर सकती है, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे करेगी, 24 घंटे बात नहीं। सर अगर वो बोलते कि डोरी मांगता है, दहेज मांगता है, तो वो डोवरी का केस हो गया, उसमें हम आरसीआर नहीं कर सकते, उसमें तो क्रिमिनल केस हो गया, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा। कई बार सर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लड़की जैसे घर पे बैठ जाए और वहां से वो आए नहीं, अगर लड़का कंजुगल राइट्स के लिए अप्लाई करे और लड़की फिर बोलते वहां से भाई मेरे से दहेज मांग रहा है, तो फिर सीधा फिर तो केस ही रजिस्टर हो जाएगा सर 498 का। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। उन दोनों को ऐसा नहीं है, उन दोनों से पूछा जाएगा, वो बताएं भी कि वो अपने एविडेंस लेके आएंगे, वो अपने लेके आएंगे, दोनों ने अपनी सफाई देनी है कि हमने ऐसा कब मांगा है, कि कौन सी डिमांड की हुई है। अगर उन्होंने कोई है उनके पास क्लू लड़की के पास कि फोन पे कभी धमकाया हो या उन्होंने कोई वीडियो बना रखी हो या कोई रिटर्न में ऐसा मैसेज लिख के भेज रखा हो जिसमें शो होता हो कि ये देख लो जी डिमांड कर रहे हैं या मुझे ऐसे ताने दे रहे हैं कि हमारी बड़ी बहू तो गाड़ी लेके आई थी तो कुछ नहीं लेके आई, ये नहीं करके आई, तो वो भी डोवरी में चले जाते हैं, फिर उन पे डोवरी का केस चलेगा, आरसीआर खत्म सर बर्डन प्रूफ होगा जो एलिगेशन लगाएगा। 498 सर लड़की लगाई तो लड़की को प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझसे दहेज मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरे पास एविडेंस है जी, ये देख लो। ऐसे तो कोई भी लड़की जाके खड़ी हुई कह देगी कि जी मेरे पास मेरे से दहेज मांग रहे हैं, विदाउट एनी प्रूफ आप कैसे किसी पे एलिगेशन लगा सकते हो। और सर कई सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे डाइवोर्स केस चल रहा है और लड़की का सामान लड़के वालों के घर पे रखा होता है, तो लड़की सामान को उठवा सकती है, केस के बाद ही सामान उठवाएगी वो? नहीं, पहले उठवा सकते हैं। सामाजिक अगर उन्होंने करना चाहे फैमिलियर एग्रीमेंट से भी वो कर सकते हैं, सामान अगर उठाना चाहे उठा सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट केस होएगा तो उसका हिसाब जरूर होता है। उनके बिहाफ पे ही आपका खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करती है कोर्ट। आप ये भी कहोगे कि 20 लाख रुपए खर्चा लगा था जी शादी में, और जिसमें से 10 लाख का सामान आप वापस भी लेके चले गए हो, तो कोर्ट वो मेंशन करती है कि आप जो सामान लेके गए हो 10 लाख तो वो कम कर दो आप। दूसरा जो सर जैसे लड़की फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जाती है तो वो सामान ही वापस करवाएगी या लड़के वालों को चार्ज? दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि या तो सामान वापस कर लें या वो कह दे कि सामान तो जी डैमेज कर दिया है, तो कोर्ट उनको ये भी बोल सकती है कि जितने का सामान आया है उतने पैसे इनको दे दीजिए। वो उनके दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। कोर्ट किसी को प्रेशर नहीं करेगा उनमें से, दोनों म्यूचुअल उनको टाइम देगा, एग्रीमेंट कर लो, अदरवाइज कोर्ट देखेगा। फिर अगर वो दोनों एग्री कर जाते हैं तो दोनों सिचुएशन हो सकती है कि सामान भी वापस आ सकता है और सामान के इक्विवेलेंट पैसा भी वापस आ। जी सर। सर हाँ जी सर अभी ना हमारे पड़ोस में कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि एक लेडी थी, मतलब उसकी शादी हो रखी थी, बच्चे थे, और वो अपने बच्चों के साथ भाग गई। मतलब जैसा उसके घर वालों ने कहा कि मतलब वो है नहीं, मतलब वो तो भाग गई किसी के साथ, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी और पुलिस मतलब ढूंढने लगी लेकिन वो मिली नहीं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो भाग गई या उन्होंने उसको कहीं छुपा दिया या मार दिया, जो भी एक्सवाइजेड रीजन था। तो लड़के ने डाइवोर्स फाइल करा और 6 महीने के अंदर 3 हियरिंग में एक्स पार्टी करके उसको डाइवोर्स मिल गया। तो ना तो वहाँ पे कोर्ट ने वेट किया कि भाई उसका 7 साल तक वेट किया जाए, ना वो डिजर्शन वाला 2 साल का ग्राउंड, मतलब कुछ भी नहीं लगा। फिर उसको 3 हियरिंग में एक्स पार्टी करके डाइवोर्स दे दिया। तो वो सिचुएशन होती है, वो ऐसा नहीं होता कि उनको बिना ही किसी एक्सक्यूज के दे देंगे। अगर हार्डन सिचुएशन आ गई है कि ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि अब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस प्रूव किए होंगे। अगर सेक्शन 14 पढ़ा हो ना आपने हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ये भी लिखा हुआ है एक्सेप्शनल केसेस में तलाक सेम डे भी हो सकता है। हमें इन चीजों का वेट नहीं करना। अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप है किसी केस की तो सेम डे भी तलाक हो सकता है। सर अगर जज को लगे कि इनका रिलेशनशिप दोबारा से पैचअप नहीं हो सकता, उसी को कह रहे हैं हम, एक्सेप्शनल हार्डशिप है तो उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में आपको तलाक ही करना है। और ज्यादातर तलाक क्या होता है कि इतने लंबे चौड़े ना खींचे, इसलिए जो सही एडवोकेट्स हैं जिनको हम कह रहे हैं ना अच्छी प्रैक्टिस जिनकी चल रही, तो जज क्या करते हैं, फेस से वैल्यू होती है वहाँ। जैसे ही आप जाओगे उनको पता है कि फैमिली लोग एक्सपर्ट एडवोकेट है, आएगा तो जज ज्यादा सुनेगा ही नहीं। हाँ जी वकील साहब बताओ, वो कहते हैं कि जी इतना बुरा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वापिस हो जाए, एक्सेप्शनल हार्डशिप है। अब मान लो कि हस्बैंड ने जो है बच्चे को मार दिया,
तो क्या वो वाइफ रह सकती है? वाइफ जाएगी उसके पास दोबारा? अब हम तो क्या लगाएंगे, हम ये थोड़ी लगाएंगे उस पर मर्डर का चार्ज है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वाइफ भी उसके साथ नहीं रहना चाहती, हम सिर्फ डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। तो वो वाइफ जो है डाइवोर्स लेना चाहती है, तो सीधा सीधा जो वकील है वो जाएगा एक्सेप्शनल हार्डशिप में डालेगा, वो इनमें नहीं डालेगा जितने सेक्शन 13 वालों में, सेक्शन प्रिवेंटिव रिलेटिव में नहीं जाएगा। वो जाएगा कि जी एक्सेप्शनल हार्डशिप है कि इस सिचुएशन में लड़की कैसे जा सकती है। तो जज को ही पता है कि ह्यूमन बीइंग है कि जो अपने बच्चे को मार सकता है वो अपनी वाइफ को ही मार सकता है, तो उस सिचुएशन में तलाक हो जाना ही ठीक है। तो उस दिन क्या पता उसी सेम डे जो है वो तलाक कंसीडर हो जाए। तो हमें ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, लेकिन हमारे पास एक और भी लचीला, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी बंदा हो ना, जब तलाक वाली सिचुएशन आ जाती है और आप पेपर लेके कोर्ट में चले जाते हो तो उस टाइम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। किसी की फैमिली में या हमारे साथ खुद हो रहा हो तो हमें पता होता है उस सिचुएशन का। बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाए तभी हम कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपस में हैं, सब समझा सकते हैं। लेकिन जब सिर से पानी ऊपर चला जाए ना तभी हम पेपर उठा के कोर्ट में जाते हैं। तो उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही डालते हैं ज्यादातर एडवोकेट केस को, ताकि जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए। लेकिन कोर्ट क्या करती है, थोड़ी सी लीनियंसी दिखी तो कोर्ट क्या करेगी, पीछे रिमूव करना शुरू, फिर सेक्शन 13 में डाल देगी कि वकील साहब आप सेक्शन 13 से बात करो, हम उस केस के थ्रू करेंगे बात। तो जज जो है वो रेफर कर देता है खुद ही केस को कि सेक्शन 13 में जो भी आपका एविडेंस बनता हो उसके हिसाब से ले आओ, फिर हम सुने। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस टाइम पीक पे होता है हमारा गुस्सा, धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। जितना लंबा गैप कोर्ट में होता है उतना ही लंबा ये रहता है, छोड़ दो ना, पीछा हो रहा है, मैं 2-3 तारीख पे गया ही नहीं, या तो कोर्ट एक्सपायरिटी कर देगा या फिर वही जो मेरी वाइफ है वो परेशान होकर रह जाएगी, अपने आप छोड़ देंगे, हम नहीं जा रहे कोर्ट। तो कोर्ट जो है रिवाइवल के लिए करती है ज्यादातर, लेकिन जहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए वहां कोर्ट किसी भी टाइम तलाक कर सकती है। उसमें 6 महीने, 1 साल, 7 साल, जो कई कंडीशंस हैं 2 साल, वो कंडीशंस मैटर नहीं करती, फिर आपका तलाक जल्दी हो सकता है। एब्सेंस वाली बात कर रहे थे हम, पहला जो हमारा था क्या होगा जिस पर इनका मतलब तुरंत डाइवोर्स हो जाएगा, वो क्रूएलिटी होगा या इधर कुछ अलग है? क्रूएलिटी तो स्पेशली मेंशन है सेक्शन 13, क्रूएलिटी एक्सेप्शन में नहीं आती। डिपेंड करता है कि एक्सेप्शनल जो वर्ड है ना उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आपके लिए एक्सेप्शन उस घर में रहना हो सकता है कि मैं नहीं रह सकती जी, कोर्ट के लिए हो सकता है कि तो नॉर्मल सी बात है, लाखों केस ऐसे चल रहे हैं जिसमें सास की और बहू की बनती ही नहीं, और आपके लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। तो वो एक्सेप्शन वर्ड आपके लिए तो है, एक्सेप्शनल हार्डशिप है कि मैं ऐसी लाइफ में कभी नहीं जी, और अब मुझे उस घर में जीना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन वो जज के लिए या नॉर्मल पब्लिक के लिए रोज रूटीन की बात है, उनके लिए एक्सेप्शनल हार्डशिप नहीं है, वो हमारे लिए है। तो एक्सेप्शन वर्ड की बहुत वाइड सी डेफिनेशन है, किसी भी चीज को हम एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। क्रूएल्टी भी हो सकती है, अडल्ट्री भी हो सकती है। कोई हस्बैंड कोई वाइफ ये नहीं चाहती कि उसके कपल का रिलेशन कहीं बाहर, वो हमारे लिए एक्सेप्शनल ये हार्डशिप है। अगर हमारे रहते अगर हम दोनों हैं, स्पाउस जो हैं वो लिविंग रिलेशन में हैं, उसके बाद भी अगर रिलेशन कहीं और दूसरी जगह राइज हो गया तो वो हमारे लिए एक्सेप्शनल हार्डशिप है, लेकिन वो कोर्ट के लिए या आम पब्लिक के लिए एक्सेप्शनल हार्डशिप नहीं। तो जहां कोर्ट को लगे कि एक्सेप्शनल हो गया है, वो ये हार्डशिप ऐसी है कि इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको वो कंसीडर कर सकते हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी। 490 डे केस अगर किसी ने लगाया और लड़की ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिए तो 490 डे भी खत्म हो जाएगा या 490 केस चलता रहेगा और डाइवोर्स ले सकते हैं कपल? दोनों अलग अलग केस चलते रहेंगे, डाइवोर्स हो जाएगा वो मामला भी चलता रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो अलग से ही क्राइम बना दिया गया है अडॉप्टिव प्रोहिबिशन के अंदर, तो वो भी शुरू हो जाएगा, तो कमिटमेंट भी हो सकती है। तो अभी आप एक आरसीआर बता रहे थे, वो क्या होता है? मैंने आपको बीच में डिस्कस किया, आरसीआर बता रहे थे आप, इसको एप्लीकेबल करते हैं आरसीआर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। आरसीआर की बात जी। तो वो तो अपना मुस्लिम हिंदू लॉ में आपने पढ़ा हुआ अंडर सेक्शन 9 पढ़ा था, याद है? वो तो उसकी बात है,
उससे कोरिलेट करेगा। और ये चीज इतनी है कि अगर पर्सनली लेके याद करोगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ऐसा ना हो, भगवान ना करे किसी के साथ ये डाइवोर्स वाली सिचुएशन आए। मतलब ऐसा है कि हम अपने ऊपर अपनी फैमिली के साथ लेके चलते हैं ना तो बहुत जल्दी याद हो जाता है लोग, और बहुत मतलब सर, पूरे दिन अगर जज को लग गया कि भाई ये तो दो जने साथ नहीं रह सकते, लेकिन उनमें से एक ये कहते कि मैं तो नहीं दे रहा तलाक, फिर तो ये तो होता ही है तलाक वाले केस में। इतना जो लंबा खिंचता है ना तलाक का केस, उसमें एक पार्टी कहीं ना कहीं ये करती है कि मैं तलाक को या तो लंबा अभी नहीं देना मुझे तलाक। और मैक्सिमम केसेज में लड़कियां ऐसा करती हैं। 90% केस जो रिसर्च बताती है कि 90% केस में लड़की क्या करती है, वो साथ नहीं रहना चाहती लेकिन उसको भी तलाक देना नहीं चाहती कि मैं तलाक नहीं देना। क्यों? अगर तलाक हो गया तो वो रीमैरिज कर लेगा और ये उसके लिए प्लस पॉइंट होगा लड़के के लिए, क्योंकि वो तो शादी दूसरे के साथ है, दूसरे के रिलेशन में है, दूसरे के साथ पहले से रह रहा है। तो अगर उसका पहली वाइफ से तलाक हो गया तो वो तो दूसरे के साथ रहना शुरू कर दे। पहली वाइफ साथ भी नहीं रहेगी, उसको तलाक भी नहीं देगी। जब तक तलाक नहीं होगा रीमैरिज नहीं हो सकती। तो ऐसे अभी एक दो केस अभी आए, इसी महीने एक केस आया है कि आप जैसे ही तलाक का केस शुरू हो जाता है तो आप रीमैरिज कर सकते हो। एक शायद मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। तो जो ये सिचुएशन है ना डाइवोर्स और रीमैरिज वाली, वो कहीं ना कहीं फिर ब्रीच होगी है। वो जज ने उस केस की सिचुएशन के हिसाब से दे दिया डिसीजन। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, और जैसे ही तलाक का केस फाइल किया तो लड़का तो झट से तलाक का केस फाइल करेगा और दूसरी शादी कर लेगा कि जी मेरा तो तलाक का केस चल रहा है। तो प्लस पॉइंट लेगा ना, बेनिफिट ही हो गया उसको, तो नुकसान नहीं हुआ कुछ। उसने तो दो लड़कियों की लाइफ खराब कर दी। तो अभी इसी महीने कोई डिसीजन आया है, मई में ऐसा डिसीजन दे दिया कि वो कर सकता है। सर क्या ये मैन कमीशन बन गया या उसकी अभी डिमांड ही चल रही है, जैसे कि वुमेन कमीशन? नहीं, वो अभी बना नहीं, डिमांड में अभी प्रोसीजर में है, क्योंकि सजेशंस मांगे जा रहे हैं। लॉ कमीशन जो है वो सजेशन मांग रहा है, लॉ एक्सपर्ट से, लॉ रिसर्चर से, लॉ फैकल्टी से, लॉ टीचर से। उनसे कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा कि क्या कमीशन बनाया जाए। तो अभी ये मान लो कि इन पाइप है, अभी चल रहा है वर्क उसके ऊपर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर जैसा आपने अभी बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है, तो अगर हम 100 केस देखें, 100 में से 50 तो ऐसे ही होते हैं जो लड़के की तरफ से डलते हैं, तो वो तो उनके लिए ये तो बहुत फ्रूटफुल हो गया। अब तो हर लड़का ही मतलब उस डिसीजन का वो कि हो सकता है जैसे कि जज ने जो पूरा केस सुना उसमें लगा कि लड़के को नाजायज घसीटा जा रहा है। 50% हम मानते हैं कि लड़के चाहते हैं कि जल्दी तलाक हो जाए, हम दूसरी शादी कर लें, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ लड़का चाहता नहीं है। अब उस सिचुएशन में क्या हो गया कि लड़की जबरदस्ती खींच रही है, लड़का तो कह रहा है जी तलाक ले लो, लड़की भी चाहती है, रहना भी नहीं चाहती और तलाक भी नहीं लेना चाहती। तो उसमें तो दोनों की लाइफ डिस्ट्रीब्यूट है। और वो दूसरी शादी जो है वो पहले मतलब ऑलरेडी एडल्ट्री में नहीं था वो, लेकिन उसको अपनी लाइफ दिख रही है कि लाइफ के 20 साल या 10 साल मेरे जा चुके हैं जी, और केस की में ही। अब या तो तलाक ले ले, मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ, अगर उसने तो वो तलाक चाहती है तो मैं तलाक देने के लिए रेडी हूँ, अगर वो साथ आना चाहती है तो मैं साथ रखने के लिए रेडी हूँ। अब लड़की दोनों ही सिचुएशन में नहीं मान रही, तो अब कोर्ट क्या करे? लास्टली हो सकता है कोर्ट ने उस केस में प्रेशर होके, परेशान होके ये कर दिया कि ठीक है आप चाहते हो साथ रहना, वो कह रही है नहीं रहना, तलाक चाहते हो, कह रही है अभी तलाक भी नहीं चाहते, तो भाई इस लड़की की लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? इसके पास बच्चे भी हैं, बच्चों की कस्टडी भी इसी के पास है, तो ये दूसरी शादी कर ले कहीं, ताकि बच्चे भी ठीक ठाक उनका मेंटेनेंस हो जाए और इसका भी घर चल जाए। तो हो सकता है उस सिचुएशन में किया हो। तो ये तो सिर्फ जुडिशियल डिसीजन है, इसको हम लॉ नहीं कर सकते अभी। हो सकता है वही सेम जज सेम केस में आगे अपना खुद का ही डिसीजन चेंज कर। क्या पता सर वैसे लड़की law में अपील कर दे सुप्रीम कोर्ट में, चेंज भी हो जाए। कर सकते हैं, उनके पास जब तक राइट है विद इन 30 डेज अगर वो करना चाहें अभी तो कर सकते हैं। अभी तो आगे की बात है, मतलब ये डिसीजन ऐसा हुआ है अभी, मैं ये बताना चाह रहा था। आगे हो सकता है वो जज खुद रिव्यू कर ले उस खुद के केस पे, या रिवीजन कर दे, या वो अपील में डाल दें केस को, तो अपील में कंसिडर हो जाए, अभी कुछ नहीं पता। अब एब्सेंस वाली बात कर रहे थे हम जुडिशियल डाइवोर्स की। जुडिशियल डाइवोर्स में क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, जैसा अनहियर्ड फ्रॉम 7 years में करते थे सेम वही है। उसमें 7 साल वेट करना था इन दोनों में, इसमें हमें 4 साल तक वेट कर। 4 साल के बाद आप तलाक के लिए केस फाइल करोगे, वाइफ जो है वो हस्बैंड चला गया तो वाइफ तलाक का केस फाइल करेगी, और जैसे ही तलाक का कोर्ट को लगेगा
कि हाँ भाई वो 4 साल से नहीं आया हुआ, ये वैलिडली प्रूव हो गया है और डिक्री पास हो गई है, तो इसके बाद ये है कि वो इमीडिएट इफेक्ट से वैल्यूएबल नहीं होता। आज मान लो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ हमने मान लिया 4 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं, आपका तलाक कर दिया जाएगा, तो आज की डेट से नहीं हुआ, फिर भी हमें 6 महीने वेट करना है। A decree passed on this ground will not take effect for a period of 6 months from the date of such decree. 6 महीने वेट करना है, और इस 6 महीने में भी अगर हस्बैंड आ गया तो भी तलाक कैंसिल हो जाएगा। अगर वो 6 महीने में नहीं आया तो ऑटोमेटिक मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम दोबारा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बीच में आ गया तो कोर्ट इस डिग्री को कैंसिल कर देगा 6 महीने में। मतलब टोटली ये मानो 4 साल बाद आप केस फाइल कर सकते हो, 6 महीने के बाद आप दोबारा शादी कर सकते हो। अगर इस 4.5 साल के दौरान वो कभी भी आ जाता है हस्बैंड वापस, तो ये तलाक नहीं। ठीक है, तो मिनिमम टाइम आपके पास 4 साल। कोर्ट कंसीडर कर लेगा कि हाँ 4 साल कंप्लीट हो गए, तो डिक्री कर देगा कि ठीक है आपने आपकी डिक्री कर दी, मान लिया आपकी बात कि 4 साल हो गए, अब हमें 6 महीने और वेट करना है। डिक्री घर पे रख के 6 महीने इंतजार और करना है। अगर इस 6 महीने में भी अगर वो वापिस आ गया तो कोर्ट अपनी डिक्री को कैंसिल कर देगा, और जैसे ही वो डिक्री कैंसिल होगी आपकी मैरिज लीगलाइज हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है फेलियर टू मेंटेन। ये 4 साल वाला ध्यान रख, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए हमें 7 इयर्स भी दिख जाता है और हम सीधा क्लिक करते हैं कि 7 इयर्स ही ठीक है। 7 ईयर ठीक नहीं है, 7 ईयर हिंदू लॉ में ठीक है, मुस्लिम लॉ में 4 ईयर। फेलियर टू मेंटेन, मेंटेन करने से फेलियर हो जाए। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट उनके बीच हो रखा है मेंटेनेंस से रिलेटेड, और विद इन 2 इयर्स और अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स हस्बैंड जो है मेंटेनेंस नहीं देता, तो वाइफ क्या करेगी, वाइफ डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देगी और उसे इस बेस पे डाइवोर्स मिल सकता है अगर 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं दिया। तो हिंदू लॉ में पढ़ा था रिगार्डिंग मेंटेनेंस, पढ़ा था हिंदू लॉ में। सर मेंटेनेंस तो पढ़ा था, बट ऐसा कोई क्लोज नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं पढ़ा? नो सर। वहां भी लिखा हुआ है अगर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो मेंटेनेंस का टाइम 1 ईयर होता है। वहाँ सेक्शन 13 सब क्लोज 2 पार्ट 4 आई थिंक, जिसमें वाइफ के स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड है, उसमें एक मेंटेनेंस का प्रोविजन भी है, जिसमें तुमने पढ़ा होगा कि रेप के केस में अगर हस्बैंड इन्वॉल्व है तो वाइफ तलाक ले सकती है, मेंटेनेंस टाइम पे नहीं देता है तो तलाक ले सकती है। उस पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस अगर 1 साल तक वो पे नहीं करता है तो वाइफ तलाक के लिए जा सकती है। और मुस्लिम लॉ में कितने साल? 2 साल। हिंदू लॉ में 1 साल। ठीक है, इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं। हिंदू लॉ तो मतलब तुम्हारे खुद की आपस की बातें हैं, क्योंकि अपनी क्लासेस में क्या होता है, यहाँ का जो ट्रेंड देखें तो 10% बच्चे मुस्लिम और 90% हिंदू, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो थोड़ा सा वाइड भी है, दूसरा इसमें जितने भी मुस्लिम बच्चे भी है ना, उन्होंने ज्यादातर उर्दू नहीं पढ़ी होती, तो वहाँ रिलीजन बेस कोई डिफरेंस नहीं है हिंदू मुस्लिम का, वो इक्वली ट्रीट होते हैं। तो ये उर्दू है थोड़ी सी हमें टेक्निकल लगती है, इसलिए ज्यादा मतलब हम ये कहते हैं कि हिंदू लोग ज्यादा उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि मेंटेनेंस जो है वहां भी सेक्शन 13 में लिखी हुई है 1 साल के लिए, यहाँ है सेक्शन 2 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, यहाँ 2 इयर्स के लिए होती है। 2 साल तक अगर मेंटेनेंस पे नहीं करते हो तो आपका तलाक हो सकता है। केस था एक यूसुफ वर्सेस सवरामा, यूसुफ वर्सेस SOWRAMA सवरामा। इस केस में ये मेंटेनेंस हुआ था कि 2 साल तक वाइफ हस्बैंड ने जो मेंटेनेंस नहीं दिया तो वाइफ कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने उनको तलाक दे दी इस केस में। थर्ड जो था वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड। ऐसा कोई भी प्रोविजन हिंदू लॉ में नहीं है कि अगर हस्बैंड को जेल हो जाए, तो हिंदू लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वाइफ तलाक ले। लेकिन मुस्लिम लॉ में है कि इम्प्रिजनमेंट का कितनी इम्प्रिजनमेंट है, उसमें है 7 इयर्स और अपवर्ड, 7 साल या उससे ज्यादा हो जाए।
7 साल या उससे ज्यादा की सजा कंफर्म हो जाए हस्बैंड को कि वो पनिशमेंट हो गई है, केस जो है पूरा कंप्लीट होने के बाद, सिर्फ एलिगेशन लगे तो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं बनता। जब पनिशमेंट पूरी की पूरी फाइनल हो जाए उसके बाद जो है वाइफ के पास एक प्रोविजन आ जाता है कि वो तलाक लेना चाहे तो ले सकते। सिर्फ ये नहीं है कि मर्डर का केस लग गया और वाइफ जो है तलाक लेने के लिए, हो सकता है वो प्रूव हो ना हो, वो बरी हो जाए या उसको उम्र कैद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पनिशमेंट फाइनल हो जाए कि उसको 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलेगी ही मिलेगी, तो उस केस में वाइफ जो है अपना तलाक लेने जा सकती है, तो तलाक होगा। सर हिंदू लॉ में तो था कि कोई हीनियस क्राइम किया है तो शायद डिवोर्स करना हो सकता है। नहीं, डिवोर्स के किसी भी ग्राउंड में ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब बात ये आती है कि हम उसको कहीं ना कहीं घसीट जरूर सकते हैं। सर हिंदू लॉ में हीनियस का है कि अगर रेप वगैरह के केस हो या ऐसा कोई हीनियस क्राइम हो, हस्बैंड अगर कमिट करता है नहीं, वहाँ कंसीडर दे सकती है, कंसीडर करा जाएगा। क्राइम्स का नाम लिखा हुआ है, रेप, सोडोमी और एडल्ट्री। अडल्ट्री एक अलग ग्राउंड है, अडल्ट्री कोई हीनियस क्राइम नहीं होता। यहाँ हिंदू लॉ में क्या है, हिंदू लॉ में कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ क्राइम लिखा हुआ है। वहाँ जो भी उन्होंने लिखे हुए ना वो रिगार्डिंग मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं और वो उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किए हुए हैं। वहाँ सिर्फ उन्हीं क्राइम्स में अगर गया है तो तलाक हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, किसी भी केस में चले जाओ, चाहे मारपीट के में जाओ, किडनैपिंग में जाओ, मर्डर में जाओ, किसी भी केस में जाओ। उसमें क्या होता था, उसमें ज्यादातर केस रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट, जैसे रेप हो गया, बेस्टिलिटी हो गया, सोडोमी हो गया, अडल्ट्री हो गया, ये सारे वो केसेज हैं जो रिगार्डिंग कहीं ना कहीं मैरिटल ऑब्लिगेशन। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी क्राइम हो सकता है, वो करप्शन के चार्ज में गया हो, वो कभी ब्लैक मार्केटिंग में गया हो, किसी भी केस में जाए लेकिन 7 या उससे ज्यादा साल की सजा हुई तो उसको वाइफ जो है वो तलाक ले सकती है। सर हाँ जी, इसमें मुस्लिम लॉ में मैरिटल रेप रहेगा ग्राउंड? मैरिटल रेप रहता है सर हिंदू लॉ में नहीं है? हिंदू लॉ में भी है, कौन कहता है नहीं। मैरिटल रेप है लेकिन वो पर्टिकुलरली कहीं मेंशन नहीं है केस टू, क्योंकि मैरिटल रेप सही देखें तो कोई टॉपिक है नहीं, क्राइम नहीं है, वो रेप का ही पार्ट है। और एक रेप की डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, रेप सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ, विदाउट द विल ऑफ वाइफ। उस केस में मैरिटल रेप होता है। अगर उसकी जो एज है वो 15 ईयर से कम है और वो विदाउट हर विल अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको हम